के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारणों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं, उसे पारितंत्र कहा जाता है। ये सब ऊर्जा तथा पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबद्ध हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सूची 1 का सूची 2 से मिलान करके बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। जैवमंडल, जैवमंडल पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहां स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। तो यहाँ पर जैवमंडल का संबंध होगा 3 से। और वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत होती है वायुमंडल। जलमंडल ये जलीय क्षेत्र होता है और स्थल मंडल पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत होता है। तो यहाँ पर आप इसका मिलान कर लीजिए, इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो सी होगा। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यहाँ जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। अब देखते हैं चैप्टर 2 हमारी पृथ्वी के अंदर से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़ के उनका बताना है कि इन 2 कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं तथा यह सबसे पतली परत है। महासागरीय परपटी की मोटाई महाद्वीपीय परपटी से अधिक होती है। तो यहाँ पर केवल पहला वाला सही है, ऑप्शन यहाँ पर ए होगा। पृथ्वी की परत की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। परपटी की मोटाई महाद्वीपों एवं महासागरों के नीचे भिन्न भिन्न होती है। महाद्वीपीय भाग में इसकी मोटाई 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह के नीचे इसकी मोटाई 5 किलोमीटर तक पाई जाती है। अर्थात महाद्वीपीय परपट्टी की मोटाई महासागरीय परपट्टी से अधिक होती है। तो कथन 1 सत्य है जबकि 2 असत्य है। यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं, बताना है इसमें से कौन सा कथन असत्य है। महाद्वीपीय परपटी सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है। महासागरीय परपटी सिलिका एवं आयरन से बनी है। तो ये दूसरा वाला गलत है। पृथ्वी की सतह परपटी के नीचे मेटल व क्रोड परत का विकास हुआ है। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को क्रोड या फिर कोर कहते हैं, जो कि मुख्यतः निकेल एवं लोहे से बनी होती है। यहाँ पे गलत कथन भी है। महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम से बनी है, इसलिए इसे सीमा यानी सिलिका तथा मैग्नीशियम की प्रधानता के कारण कहा जाता है। परपटी के ठीक नीचे मेटल होता है जो लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत क्रोड है। यह मुख्यतः निकेल एवं लोहे की बनी होती है तथा इसे निफे के नाम से भी जाना जाता है। जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार बने सेल को क्या कहते हैं? आग्नेय सेल। ऑप्शन यहाँ पर इसमें सी सही होगा। जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक सेल भी कहते हैं। आग्नेय सेल 2 प्रकार की होती है, अंतर्भेदी आग्नेय सेल तथा बहिर्भेदी आग्नेय सेल। पृथ्वी के कुल आयतन में सबसे अधिक हिस्सा किस परत का है? मेटल का। ऑप्शन सी सही होगा। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा परपटी है। 84% मेटल एवं 15% हिस्सा क्रोड है। पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 6371 किलोमीटर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आकर तेजी से ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार बहिर्भेदी आग्नेय सेल का निर्माण होता है। जब द्रवित मैग्मा भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है तब अंतर्भेदी आग्नेय सेल का निर्माण होता है। बहिर्भेदी आग्नेय सेल की संरचना बड़े दानों वाली होती है। अंतर्भेदी आग्नेय सेल की संरचना महीन दानों वाली होती है। तो इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें केवल पहला और दूसरा सही है, तीसरा चौथा वाला गलत है, इसलिए यहाँ पे सही ऑप्शन सी होगा। इसे नीचे देख लेते हैं। बहिर्भेदी आग्नेय सेल के अंतर्गत द्रवित लावा तेजी से ठंडा होकर
ठोस बन जाता है, इसलिए इसकी संरचना महीन दानों वाली होती है, जबकि अंतर्भेदी आग्नेय सेल में द्रवित लावा धीरे-धीरे ठंडा होता है, इसके कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेता है। यहाँ पर सूची 1 का सूची 2 से मिलान करके बताना है कि कौन सा इसमें सही होगा। अंतर्भेदी आग्नेय सेल ये ग्रेनाइट होता है और बहिर्भेदी आग्नेय सेल ये होता है बेसाल्ट। अवसादी सेल होता है इसमें, तो ये होता है चूना पत्थर और कायांतरित सेल ये होता है स्लेट। तो ये इस प्रकार से यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो डी होगा। अंतर्भेदी आग्नेय सेल ग्रेनाइट, बहिर्भेदी आग्नेय सेल बेसाल्ट, अवसादी सेल चूना पत्थर और कायांतरित सेल स्लेट होता है। अवसादी सेलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अवसादी सेलों का निर्माण विभिन्न प्रकार के सेल अवसादों के निक्षेपण के द्वारा होता है। इन सेलों में जीवाश्म होने की कोई संभावना नहीं होती है। ये सेलें अपेक्षाकृत कम कठोर होती हैं। तो इसमें पहला और तीसरा वाला सही है, दूसरा गलत है। यहाँ पे सही ऑप्शन सी होगा। विभिन्न प्रकार की सेलें लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे-छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। छोटे कणों को अवसाद सेडिमेंट्स कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि वाहक कारकों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर निक्षेपित कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर सेल की परत बनाते हैं। इस कारण ये अपेक्षाकृत कम कठोर होते हैं तथा इन सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के कणों से बनता है। इन सेलों में पौधे, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीव जो कभी इन सेलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी पाए जाते हैं। उच्च ताप एवं दाब के कारण कौन सी सेल कायांतरित में परिवर्तित हो सकती है? तो ये आग्नेय और अवसादी ए और बी दोनों होगा। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। जब उच्च ताप एवं दाब के कारण आग्नेय और अवसादी चट्टानों के भौतिक और रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है, तब कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी, स्लेट एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। हमारी बदलती पृथ्वी से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। पहला इसमें कथन कारण है, जिसमें कथन है पृथ्वी का स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है तथा ये प्लेटें हमेशा धीमी गति से चारों ओर घूमती रहती हैं, क्योंकि पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है। तो इसमें ए और आर दोनों सही है। आर की सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। ये प्लेटें हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग ऐसा पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है। यहाँ पे कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा कथन सत्य है। पृथ्वी की गति के संदर्भ में ये कथन है। पहला कथन है, जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं अंतरजात बल कहलाते हैं। जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जात बल कहते हैं। तो ये दोनों ही कथन सही हैं। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। स्थल मंडलीय प्लेटों में गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियां उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं अंतरजात बल कहलाते हैं, एवं जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जात बल, एक्सोजेनिक फोर्स और इसे इंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। अंतरजात बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति, भूकंप, ज्वालामुखी एवं भूस्खलन जैसे आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। निम्नलिखित में से बताना है कौन सा कथन इसमें से सही है। भूकंप के अंतर्गत भूपर्पटी के नीचे का वह भाग जहां कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। तो ये दोनों ही कथन सही हैं। ऑप्शन यहाँ पर इसमें सी सही होगा। स्थल मंडलीय प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति करता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। भूपर्पटी के नीचे का वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है इसे उद्गम केंद्र कहते हैं तथा उद्गम केंद्र भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र एपी सेंटर कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करता है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है। जब मैदानी भाग में प्रवेश करती है तब वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन बड़े मोड़ों को क्या कहते हैं? तो इसे विसर्प कहा जाता है। नदी कुछ इस प्रकार से बहती है तो ये जो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता होता है इसे विसर्प कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। नदी जब मैदानी भाग में प्रवेश करती है तब वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन
बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। नदी द्वारा चापाकार झील का निर्माण किया जाता है तो ये मैदानों में किया जाता है। ये जो आप विसर्प देख रहे हैं, ये विसर्प यहाँ पे अवसाद जमा होने के कारण ये विसर्प कट जाते हैं तो ये एक चाप झील का निर्माण करते हैं, इसलिए इसे चापाकार झील कहते हैं। ये मैदानी भागों में बनते हैं। जब नदी मैदानी भाग क्षेत्र में प्रवेश करती है तब वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। इन बड़े मोड़ों को विसर्प कहा जाता है। जब नदी का पानी घुमावदार मार्ग में प्रवाहित होता है तो अवतल किनारे पर अपर्दन तथा उत्तर किनारे पर निक्षेपण होता है। कालांतर में यह प्रक्रिया बढ़ती जाती है और मोड़ अधिक घुमावदार होता जाता है। ये घुमाव इस आकार के होते हैं। अंत में यह घुमाव इतना हो जाता है कि यह मुख्य नदी से अलग हो जाता है। इस अलग हुए भाग को चापाकार झील, गोपुर झील, छाड़न झील, ऑक्सबो लेक कहते हैं। समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिनको वितरिका कहा जाता है। जैसे नदी जब नीचे पहुंचती है समुद्र के पास में तो ये कई भागों में विभाजित हो जाती है। मुख्य धारा से जो एक पतली धारा निकलती है उसे वितरिका कहा जाता है। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहाने के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से कौन सी तटीय स्थलाकृतियां समुद्री तरंगों के द्वारा बनाई जाती हैं? तो ये होगा समुद्री गुफा, तटीय मेहराब, स्टैक, समुद्री भृंगु। उपयुक्त तो सभी ऑप्शन यहाँ पर इसमें डी सही होगा। समुद्री तरंगों के अपर्दन एवं निक्षेपण से तटीय स्थलाकृतियां बनती हैं। समुद्री तरंगे लगातार सैलों से टकराती हैं जिससे दरारें विकसित होती हैं। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती हैं। इनको समुद्री गुफा, सी केव्स कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है। इससे तटीय मेहराब बनते हैं। लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देते हैं और केवल दीवारें बचती हैं। दीवार जैसी आकृतियों को स्टैक कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैली तटों को समुद्री भृंग कहते हैं। समुद्री किनारे समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक लोएस के निर्माण हेतु उत्तरदायी है? तो ये पवन होगा। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। रेगिस्तान में पवन अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारण है। रेगिस्तान में पवनें रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती हैं। जब पवनों का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। इनको बालू टिब्बा कहते हैं। जब बालू कण महीन व हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोएस कहते हैं। चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं। अब देखते हैं वायु से संबंधित प्रश्नों को। पहला है, यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं, बताना है इसमें से कौन सा कथन सत्य है। वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। जब हम सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन के साथ फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं। पौधे अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता सीधे वायुमंडल से पूरा करते हैं। तो यहाँ पर जो सही कथन होगा वो पहला और दूसरा होगा, तीसरा वाला गलत है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं, फिर उसे बाहर निकाल देते हैं। पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है जिसे वे सीधे वायु से नहीं लेते। मृदा तथा कुछ पौधे की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सकें। वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का प्रतिशत के आधार पर अवरोही क्रम यानी अधिक से कम की तरफ बताना है आपको। तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है, इसके बाद ऑक्सीजन, फिर आर्गन, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। सही ऑप्शन यहाँ पर सी होगा। यहाँ पे आप इसका प्रतिशत देख सकते हैं। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और अन्य गैसें 0.04%। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा 0 से लेकर 4% तक होती है। मौसम से संबंधित सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा एवं ओला वर्षण वायुमंडल की किस परत में घटित होते हैं? तो यह है क्षोभ मंडल। ऑप्शन ए सही होगा। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई सतह से लगभग 13 किलोमीटर है। मौसम से संबंधित लगभग सभी घटनाएं जैसे वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण, कोहरा, बादल, ओस, पाला, हिमवर्षा, ओलावृष्टि, जल वर्षा, बादलों की गरज, तड़ित झंझा, चक्रवात इत्यादि इसी में घटित होती है।
समताप मंडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। ओजोन गैस की परत समताप मंडल में ही स्थित है। तो ये तीनों ही कथन समताप मंडल से संबंधित सही है, इसलिए यहाँ पे सही ऑप्शन डी होगा। समताप मंडल से संबंधित दिए गए तीनों कथन सही हैं। समताप मंडल धरातल से लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यहाँ परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। इसकी परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। इस मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड वायुमंडल में किस परत में प्रवेश करते ही जलने लगते हैं? तो ये है मध्यमंडल। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। मध्यमंडल वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। आयन मंडल में आयनों अर्थात विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता होती है, इसलिए आयन मंडल रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर परावर्तित करके संचार व्यवस्था को संभव बनाता है। समताप मंडल में अत्यधिक ओजोन गैस वाली निचली परत को ओजोन मंडल की संज्ञा दी जाती है, जो 15 से 35 किलोमीटर तक विस्तृत है। तो इसमें दोनों ही कथन सत्य हैं। सही ऑप्शन यहाँ पर सी होगा। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यहाँ वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन वहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है सूर्याताप इंसोलेशन कहलाती है या आपतन कहलाती है। सूर्यातप की मात्रा पृथ्वी पर हर जगह एक समान रहती है। तो केवल पहला सही है, दूसरा गलत है। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। सूर्य तप की मात्रा पृथ्वी पर हर जगह एक समान नहीं रहती। आपतन सूर्यातप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है, इसलिए तापमान भी उसी प्रकार घटता जाता है। निम्नलिखित कथनों में से बताना है कौन सा कथन इसमें से सत्य है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप के द्वारा प्रभावित होता है। निम्न दाब क्षेत्र बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। उच्च वायुदाब क्षेत्र बादल मुक्त स्वच्छ आकाश के साथ जुड़ा होता है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। तो ये चारों ही कथन यहाँ पर सही है, इसलिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो इसमें डी होगा। पृथ्वी की सतह पर वायु के द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। समुद्र स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है। ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। वायुदाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्र में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। यह निम्न दाब का क्षेत्र बनाती है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी एवं भारी होती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब क्षेत्र के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। वायु हमेशा उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। वायु की इस गति को पवन कहते हैं। यहाँ पर बताना है कौन से युग्म इसमें सुमेलित हैं। वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलने वाली पवन स्थानीय पवन है, तो पहला वाला गलत है। विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलने वाली पवन मौसमी पवन है, दूसरा सही है। किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलने वाली पवन स्थायी पवन है। तो इसमें केवल दूसरा सही है, बाकी गलत है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। स्थायी पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती हैं। व्यापारिक पछुआ एवं पूर्वाई पवनें इसी प्रकार की पवनों के उदाहरण हैं। स्थानीय पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए लू भारत की उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं सुस्त स्थानीय पवन है। पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिमी यानी पछुआ पवन कहते हैं। अब देखते हैं जल से संबंधित प्रश्न। पहला है निम्नलिखित में से कौन कौन सी प्रक्रिया
जल चक्र में सम्मिलित है, जिसमें वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण तीनों प्रक्रिया शामिल है। यहाँ पर सही ऑप्शन डी होगा। सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर जल वाष्प संग्रहित होकर बादलों का रूप ले लेती है। यहाँ वर्षा हिमतवा सहित वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता है, उसको जल चक्र कहते हैं। निम्नलिखित में से किसका सागरीय जल की लवणता में सर्वाधिक योगदान है? तो यह है सोडियम क्लोराइड। सही ऑप्शन यहाँ पर ए होगा। महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है। इसमें अधिकांश सोडियम क्लोराइड या खाने का नमक होता है। लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। लवणता को ग्राम प्रति हजार के रूप में दर्शाया जाता है कुछ इस प्रकार से। महासागर की औसत लवणता 35 ग्राम प्रति हजार 35 ग्राम प्रति हजार ग्राम है। महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के प्रमुख कारण हैं सूर्य एवं चंद्रमा दोनों के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटा आता है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल व अपकेंद्री बल का भी प्रभाव होता है। जब महासागर का जल सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर तट के बड़े हिस्सों को डुबो देता है तो उसे ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है और तट से पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। एक दिन में सामान्यतः 2 बार नियम से ज्वार एवं भाटा आते हैं। बृहद ज्वार आने की सही स्थिति क्या है? जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं। सही ऑप्शन ए होगा। जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं उस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को बृहद ज्वार कहते हैं। बृहद ज्वार किन दिनों में आते हैं? तो ये पूर्णिमा और अमावस्या दोनों को आते हैं, इसलिए सही ऑप्शन यहाँ पर सी होगा। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक ही सीध में होते हैं तो बृहद ज्वार की उत्पत्ति होती है। यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं, बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। जब सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी एक सीध में न होकर समकोण पर होते हैं तब चंद्रमा व सूर्य का आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करता है। ऐसी स्थिति में निम्न ज्वार की उत्पत्ति होती है। इसमें ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से कम होती है। लघु ज्वार की उत्पत्ति कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष के सप्तमी या अष्टमी को होती है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो इसमें सी होगा, क्योंकि ये दोनों ही कथन सही हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन से लाभ उच्च ज्वार से संबंधित होते हैं? तो यहाँ पे बताना है कौन सा कथन सही है। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में मदद करते हैं, क्योंकि उच्च ज्वार के दौरान अधिक संख्या में मछलियां तट के निकट आ जाती हैं। ज्वारीय तरंगों द्वारा जल विद्युत उत्पादित की जाती है। तो ये सभी कथन सही है, तीनों ही सही ऑप्शन यहाँ पर डी होगा। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होते हैं। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती हैं। इससे के फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियां पकड़ पाते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटा से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। महासागरीय धाराओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? गर्भ महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। लेब्राडोर महासागरीय धाराएं उष्ण जल धाराएं हैं। तो ये तीसरा वाला गलत है। महासागरीय धाराएं आसपास के क्षेत्र के तापमान को भी प्रभावित करती हैं। गलत कथन पूछा है तो ये सी होगा। लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं हैं, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएं होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय क्षेत्र विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है? तो ये वह क्षेत्र जहां गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती हैं। सही ऑप्शन यहाँ पर सी होगा। सागर या महासागर के जिस स्थान पर गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती है वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट इसके कुछ उदाहरण हैं। जहां गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहां कोहरे का मौसम बनता है। इसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है।
सुनामी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? जापानी भाषा। ऑप्शन डी सही होगा। सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। 26 सितंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी के कारण अत्यधिक विनाश हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप पूर्णतः डूब गए। भारतीय सीमा का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित था, पूरी तरह से डूब गया। यद्यपि पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। वर्तमान में प्रशांत व हिंद महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणालियां क्रियाशील हैं। अब देखते हैं प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव से संबंधित प्रश्न। पहला है, निम्नलिखित में से किन कारणों पर किसी वनस्पति की वृद्धि निर्भर करती है? तापमान, नमी, मिट्टी की परत की मोटाई, वन्य जीव। तो केवल यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा होगा, वन्य जीव नहीं होगा। सही ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। इसके अलावा यह ढाल, स्लोप एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है। किसी भी स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित है। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है। इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की विशेषताओं के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करके बताना है कि कौन सी विशेषताएं यहाँ पर सही हैं। और ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की विशेषताएं हैं। पहला है, ये वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। इन वनों के क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। इन वनों में दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता। इन वनों के वृक्ष शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां पूरी तरह से गिरा देते हैं। तो ये चौथा वाला तो गलत है, क्योंकि पत्तियां नहीं गिराते। केवल पहला, दूसरा, तीसरा सही है। सही ऑप्शन यहाँ पर सी होगा। चूंकि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्रों का मौसम कभी शुष्क नहीं होता, इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियां पूरी तरह नहीं झड़ती, या दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि इन वन क्षेत्रों में वृक्षों की बहुत ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं एवं ये अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। इस कारण ये वन सदा हरे भरे दिखाई देते हैं। एनाकोंडा विश्व के सबसे बड़े सांपों में से एक उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल है कि ये पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। आमतौर पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में रोजवुड, काबनूस, महोगनी जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के संदर्भ में बताना है कि कौन से कथन सही हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं। इन वनों के वृक्ष जल संचरित करने के लिए शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं। तो ये दोनों ही कथन सही है। सही ऑप्शन यहाँ पर सी होगा। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं, जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। जल संरक्षित करने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियां झाड़ देते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले वृक्ष साल, सागवन, नीम तथा शीशम हैं। नीचे दिए गए कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़ के बताना है कि उपर्युक्त कथन किस प्रकार के वन की विशेषताओं को बताते हैं। ये वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित हैं। ये वन सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पर पाए जाते हैं। इन वनों में दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। तो ये शीतोष्ण सदाबहार वन के बारे में बातें हैं। सही ऑप्शन यहाँ पर बी होगा। उपर्युक्त वर्णन शीतोष्ण सदाबहार वन के संदर्भ में है। इस प्रकार के वन दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन एवं पूर्व ब्राजील में पाए जाते हैं। यहाँ ओक, चीड़ एवं यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। शीतोष्ण पर्णपाती वनों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। इस प्रकार के वन अधिकांशतः उत्तर पूर्वी अमेरिका एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय भागों में पाए जाते हैं। इस प्रकार के वनों के वृक्ष अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में गिरा देते हैं। तो शीतोष्ण पर्णपाती वनों के बारे में ये सभी कथन सही हैं। ऑप्शन यहाँ पर इसमें डी होगा। शीतोष्ण पर्णपाती वन उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, चिली, न्यूजीलैंड एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय भागों में पाए जाते हैं। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ हैं ओक, एस, बीज आदि। पीजेंट और मोनाल जैसे पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं। किस प्रकार के वन प्रदेश को विश्व का फलोद्यान कहते हैं? तो ये है
भूमध्य सागरीय वन, ऑप्शन यहाँ पर डी होगा। भूमध्य सागरीय वन प्रदेश को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। इस क्षेत्र में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून एवं अंगूर जैसे फलों की पैदावार होती है। महाद्वीपों के किस भाग में भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है? तो ये पश्चिमी भाग में और दक्षिण पश्चिमी भाग में, पूर्वी भाग, उत्तरी भाग में नहीं पाई जाती। ऑप्शन यहाँ पर ए होगा, पहला और तीसरा सही है। महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिमी किनारों पर भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। यह अधिकतर यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती है, इसलिए इसका नाम भूमध्य सागरीय वनस्पति पड़ा है। शंकुधारी वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कि इसमें से कौन सा कथन शंकुधारी वन के बारे में सही है। शंकुधारी वन उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांशों यानी 50 से 70 डिग्री में पाए जाते हैं। हिमालय में ये वन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। शंकुधारी वनों के वृक्ष छोटे, कठोर एवं पर्णपाती प्रकार के होते हैं, तो तीसरा गलत है। शंकुधारी वनों को टैगा भी कहा जाता है। यहाँ पर सही ऑप्शन ए होगा, पहला, दूसरा और चौथा सही है। शंकुधारी वनों के वृक्ष लंबे, नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने में किया जाता है, जो सामान्य अखबार तथा कागज बनाने के काम आती है। यहाँ पे मिलान करके बताना है कि इसमें से कौन सा सही होगा, तो इसमें सही ऑप्शन बी होगा। यहाँ पे ये आपको मिलान स्वयं से करना है, ये हम नीचे देख लेते हैं। चीड़, देवदार ये शंकुधारी वन में पाए जाते हैं। ऐस बीज शीतोष्ण पर्णपाती वन में मिलते हैं। सागवान, साल ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के पेड़ हैं और अबूनास, महोगनी ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय घास के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से बताना है कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे आपको गलत कथन बताना है। उष्णकटिबंधीय घास स्थल सिर्फ भूमध्य रेखा के उत्तर में पाए जाते हैं, तो पहला वाला गलत होगा। उष्णकटिबंधीय घास आमतौर पर छोटी होती है, दूसरा वाला भी गलत होगा। अफ्रीका का सवाना घास स्थल उष्णकटिबंधीय घास स्थल का उदाहरण है। केवल तीसरा सही है, क्योंकि इसमें हमसे गलत कथन पूछा है, तो इसलिए यहाँ पर सही ऑप्शन इसमें डी होगा। उष्णकटिबंधीय घास भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाती है और भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैली है। यह घास काफी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर तक की ऊंचाई तक बढ़ सकती है। सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय घास स्थल में हाथी, ज़ेब्रा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। शीतोष्ण घास स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से बताना है कौन सा कथन सत्य है। ये घास स्थल मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती है, तो ये दोनों ही कथन सही हैं। सही ऑप्शन यहाँ पर सी होगा। शीतोष्ण घास स्थल मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं तथा यहाँ की घास आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती है। इन प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। यहाँ केवल काई, लाइकेन एवं छोटी झाड़ियां पाई जाती हैं। ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती हैं। उपर्युक्त विशेषताएं किस क्षेत्र के संदर्भ में कही गई हैं, तो ये ध्रुवीय क्षेत्र के बारे में है। ऑप्शन यहाँ पर बी होगा। ऊपर दी गई विशेषताएं ध्रुवीय क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति के संदर्भ में है। इन वनस्पतियों को टुंड्रा वनस्पति भी कहा जाता है। ये वनस्पतियां यूरोप, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। नीचे दिए गए घास स्थलों पर विचार करके बताना है कि इनमें से कौन उष्णकटिबंधीय घास स्थल के उदाहरण हैं। तो ये है सवाना, विल्ड नहीं है, कंपोस्ट है, लानोस है, तो विल्ड के अलावा 1, 3, 4 होगा। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। विश्व में उष्णकटिबंधीय घास स्थल के प्रमुख उदाहरण हैं पूर्वी अफ्रीका के सवाना घास स्थल, ब्राजील में पाए जाने वाले घास स्थल जिन्हें स्थानीय भाषा में कंपोस्ट कहते हैं, और वेनेजुएला के घास स्थल जिन्हें लानोस के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित घास स्थलों में से कौन से शीतोष्ण घास स्थल के प्रमुख उदाहरण हैं, तो ये होगा पंपास, प्रेरी, वेल्ज, डाउन्स, स्टेपी। उपर्युक्त सभी हैं। ऑप्शन यहाँ पर इसमें डी होगा। विश्व के प्रमुख शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल है पंपास दक्षिणी अमेरिका का, प्रेरी उत्तरी अमेरिका का, वेल्ड दक्षिण अमेरिका का, स्टेपी मध्य एशिया का और डाउन्स ये ऑस्ट्रेलिया की घास है। अब देखते हैं मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार से संबंधित प्रश्न। पहला है मानव बस्तियों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करके बताना है कौन सा कथन इसमें से सत्य है। वे स्थान जहां भवन अथवा
बस्तियां विकसित होती है उसे बसाव स्थान कहते हैं। घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों तथा पर्वतों के निवासी स्थायी बस्तियों में रहते हैं, तो केवल पहला वाला कथन सही है, दूसरा गलत है। ऑप्शन यहाँ पर ए होगा। बस्तियां वे स्थान हैं जहां लोग अपने लिए घर बनाते हैं। वे स्थान जहां भवन अथवा बस्तियां विकसित होती हैं उसे बसाव स्थान कहते हैं। आदर्श बसाव स्थान के चयन के लिए प्राकृतिक दशाएं, अनुकूल जलवायु, जल की उपलब्धता, उपयुक्त भूमि, उपजाऊ मिट्टी होती है। बस्तियां स्थायी या अस्थायी हो सकती हैं। जो बस्तियां कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं उन्हें अस्थायी बस्तियां कहते हैं। घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों तथा पर्वतों के निवासी अक्सर अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। नेक्स्ट है, प्रकीर्ण प्रकार की बस्तियां मुख्यतः किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं, तो ये पहाड़ी क्षेत्रों में और घने जंगली क्षेत्रों में। पहला और चौथा होगा। मैदानी क्षेत्र और तटीय क्षेत्र में नहीं पाए जाते, इसलिए यहाँ पर सही ऑप्शन डी होगा। ग्रामीण बस्ती सघन या प्रकीर्ण हो सकती है। सघन बस्तियों में घर आसपास बने होते हैं। प्रकीर्ण बस्तियों में लोगों के घर दूर दूर व्यापक क्षेत्र में फैले होते हैं। इस प्रकार की बस्तियां मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों, घने जंगल एवं अति विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सड़क का भूमिगत निर्माण है, तो यह है सबवे। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, तो यह है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ऑप्शन यहाँ पर भी सही है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है, जो पश्चिमी रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक रहता है। जल मार्ग के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करके बताना है कौन सा कथन इसमें से सत्य है। जल मार्ग के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से बताना है कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है, अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता साधन होता है। केवल नदियों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए किया जाता है, तो यहाँ पर केवल पहला सही है, दूसरा गलत है, इसलिए सही ऑप्शन यहाँ पर ए होगा। अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता साधन होता है। जलमार्ग मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अंतर्देशीय जलमार्ग एवं समुद्री मार्ग। नौवहन योग्य नदियों एवं झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है। कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उत्तर अमेरिका में ग्रेट लेक्स एवं अफ्रीका में नील नदी। समुद्री एवं महासागरीय जलमार्ग का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक माल एवं सामान को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए करते हैं। ये मार्ग पत्तनों से जुड़े होते हैं। अब देखते हैं मानव, पर्यावरण, अन्योन्य क्रिया, उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश से संबंधित प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, अमेजन नदी बेसिन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। अमेजन नदी बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैली है, जिस कारण यहाँ पूरे वर्ष गर्म एवं नम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र रहता है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है, वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। तो ये तीनों ही कथन सही है अमेजन नदी बेसिन के बारे में। यहाँ पर ऑप्शन इसमें डी सही होगा। अमेजन नदी का अपवाह क्षेत्र भूमध्य रेखा के आसपास फैला है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। आर्किड एवं ब्रोमीलाइट जैसे परजीवी पौधे मुख्यतः किस प्रकार के वनों में उगते हैं, तो ये उगते हैं वर्षा वन में। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। वर्षा वन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। ये इतने सघन होते हैं कि पत्तियां तथा शाखाओं की छत सी बन जाती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नमी युक्त होती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। परजीवी पौधे के रूप में यहाँ आर्किड एवं ब्रोमीलाइड उगते हैं। ब्रोमीलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। अमेजन नदी द्रोणी के वर्षा वन के संदर्भ में मलोका किसे निरूपित करता है। यहाँ के लोगों के द्वारा बनाए जाने वाले घरों को। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। अमेजन नदी द्रोणी में स्थित वर्षा वन में कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है।
निम्नलिखित विकल्पों में से बताना है भारत में कौन सी नदियों के बेसिन में सुसु नामक डॉल्फिन पाई जाती है। तो ये है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों में। लूनी और गोदावरी नहीं है, केवल 1 और 2 है। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के अलौड़ी जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है जिसे स्थानीय भाषा में सुसु अथवा अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। सुसु की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। रसायन की अत्यधिक मात्रा वाली गैर उपचारित औद्योगिक एवं गन शहरी शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर रही है। कोलकाता निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर अवस्थित है। तो ये हुगली के किनारे बसा है जो कि गंगा की एक वितरिका है। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। अब देखते हैं शीतोष्ण घास स्थलों में जीवन से संबंधित प्रश्न। पहला है प्रेयरी कहा जाता है उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थल को। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। उत्तर अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को प्रेयरी कहा जाता है। ये समतल मंद ढलान या पहाड़ियों वाले प्रदेश हैं जहाँ पेड़ कम तथा घास अधिक होती है। पृथ्वी की सतह का 1/4 भाग घास स्थल है। जलवायु के आधार पर विश्व के घास स्थलों को 2 मुख्य श्रेणियों में बांटा जाता है। शीतोष्ण प्रदेश के घास स्थल एवं उष्णकटिबंधीय प्रदेश के घास स्थल। प्रेरी घास के मैदान के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। हमें ये सत्य कथन बताना है। पहला है ये घास के मैदान पश्चिम में रॉकी पर्वत एवं पूर्व में ग्रेट लेक्स से घिरे हुए हैं। प्रेरी सामान्यतः वृक्ष विहीन होते हैं। जहाँ जल उपलब्ध होता है वहाँ सरपत, विलो, आल्डर एवं पॉपुलर जैसे पेड़ उगते हैं। अमेरिकी भैंस या बाइसन इस प्रदेश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु है। तो ये तीनों ही ऑप्शन प्रेरी घास के मैदान के बारे में सही है, इसलिए यहाँ पर सही ऑप्शन डी होगा। प्रेरी घास के मैदान पश्चिम में रॉकी पर्वत एवं पूर्व में ग्रेट लेक से घिरे हुए हैं। प्रेरी सामान्यतः वृक्ष विहीन होते हैं। जहाँ जल उपलब्ध होता है वहाँ सरपत, विलो, आल्डर एवं पॉपुलर जैसे पेड़ उगते हैं। बाइसन या अमेरिकी भैंस इस प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण पशु है। निरंतर शिकार के कारण ये पशु लगभग लुप्त हो गए। अब इन्हें संरक्षित प्रजातियों की श्रेणी में रखा जाता है। निम्नलिखित में से किन नदियों के अपवाह तंत्र का संबंध प्रेरी घास के मैदान से है। तो ये है मिसिसिपी और सास्केचुआन। पहला और दूसरा होगा, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। हडसन और नील नहीं है। प्रेरी घास के मैदान संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के कुछ भागों तक फैले हैं। उत्तरी अमेरिका के प्रेरी मैदान का अपवाहन मिसिसिपी तथा उसकी सहायक नदियां, जबकि कनाडा के प्रेरी मैदान का अपवाहन सास्केचुआन नदी तथा उसकी सहायक नदियां हैं। कथन कारण है जिसमें कथन है प्रेरी को विश्व का धान्यगार भी कहा जाता है क्योंकि प्रेरी क्षेत्र में गेहूं का अत्यधिक उत्पादन होता है। यहाँ पर ए और आर दोनों सही है। आर की सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। प्रेरी प्रदेश में वैज्ञानिक विधियों एवं आधुनिक उपकरणों के उपयोग से कृषि करने से उत्तर अमेरिका विश्व के सबसे बड़े खाद्यान्न उत्पादकों में से एक है। गेहूं के अत्यधिक उत्पादन के कारण प्रेरी को विश्व का धान्यगार भी कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहते हैं। इसे विल्ड कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। विल्ड घास के मैदान के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सत्य है। इसके पश्चिम में कालाहारी मरुस्थल स्थित है। जायरे एवं इसकी सहायक नदियां इस प्रदेश को सिंचित करती हैं। तो इसमें केवल पहला सही है, दूसरा गलत है। ऑप्शन यहाँ पर इसमें ए सही होगा। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को विल्ड कहते हैं तथा इसके पश्चिम में कालाहारी मरुस्थल स्थित है। ऑरेंज एवं लिम्पोपो की सहायक नदियां इस प्रदेश को सिंचित करती हैं। अब देखते हैं रेगिस्तान में जीवन से संबंधित प्रश्नों को। पहला है यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं। बताना है कौन सा कथन मरुद्यान को सही तरीके से परिभाषित करता है। मरुद्यान रेगिस्तान का वह क्षेत्र होता है जहाँ बड़ी मात्रा में पशुपालन किया जाता है। रेगिस्तान के वे क्षेत्र जहाँ जल सतह पर आ जाता है वहाँ मरुद्यान बनते हैं। ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं। रेगिस्तान, ये दूसरा वाला इसमें सही होगा। दूसरा वाला करेक्ट कर दे रही हूँ मैं। पहला वाला तो गलत है, दूसरा वाला सही है। रेगिस्तान के आसपास का वह उपजाऊ क्षेत्र जो रेगिस्तान के फैलाव की चपेट में आ जाता है, ऐसे क्षेत्रों को मरुद्यान कहते हैं। रेगिस्तान का वह क्षेत्र जहाँ बजरी के मैदान एवं नग्न चट्टानी सतह वाले उत्थित पठार पाए जाते हैं, मरुद्यान कहलाते हैं। तो इसमें केवल दूसरा वाला सही है, इसलिए यहाँ पर सही ऑप्शन बी होगा। जब रेगिस्तान की रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहां गर्त बन जाता है। जहां गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है वहां मरुद्यान बनते हैं।
ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं, लोग इनके आसपास निवास करते हैं, खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें उगाते हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व में स्थित लद्दाख के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? तो ये बताना है हमें। लद्दाख के पूर्व में काराकोरम पर्वत श्रेणियां एवं पश्चिम में जास्कर पर्वत, लद्दाख के उत्तर में नंगा पर्वत है एवं दक्षिण में पीर पंजाल पर्वत श्रेणियां, लद्दाख के उत्तर में नंगा पर्वत है एवं दक्षिण में काराकोरम पर्वत श्रेणियां, लद्दाख के उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियां एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है। तो ये डी वाला गलत सही होगा इसमें, क्योंकि इसमें हमसे सही कथन पूछा है लद्दाख के बारे में, तो डी वाला सही है। जम्मू कश्मीर के पूर्व में बृहद हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां लद्दाख क्षेत्र से होकर बहती हैं? तो ये हैं सिंधु और दामोदर बनाकर नहीं बहती, और श्योक पहला और चौथा होगा, इसलिए सही ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। लद्दाख से होकर कई नदियां बहती हैं, जिनमें सिंधु तथा श्योक प्रमुख नदियां हैं। श्योक सिंधु नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। ये नदियां गहरी घाटियों एवं महाखड्डगास का निर्माण करती हैं। लद्दाख में अनेक हिमानियां हैं, जैसे गैगरी हिमानी। कथन कार्ड दिया गया है, जिसमें कथन है भारत के उत्तर में अवस्थित लद्दाख एक शीत मरुस्थल है, क्योंकि लद्दाख हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में अवस्थित है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है, ऑप्शन ए सही होगा। लद्दाख क्षेत्र के संबंध में बताना है कि यहाँ पर कौन सा कथन सही है। लद्दाख घाटी में सरपत, विलो एवं पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। यहाँ के अधिकांश लोग या तो हिंदू हैं या जैन हैं। लद्दाख क्षेत्र के बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोपा के साथ स्थित है। पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है, सही ऑप्शन यहाँ पर सी होगा। लद्दाख क्षेत्र में उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है। यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं-कहीं पर घास एवं छोटी झाड़ियां मिलती हैं। घाटी में सरपत, बिलो एवं पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला सरपत, बिलो पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। लद्दाख के अधिकांश लोग या तो मुस्लिम हैं या बौद्ध हैं। लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोपा के साथ स्थित है। कुछ प्रसिद्ध मठ हैं हेमिस, थिकसे, लामा यूरू आदि। गोपा तिब्बती शैली में बने एक प्रकार के बौद्ध मठ के भवन या भवनों को कहते हैं। भिक्षुओं की सुरक्षा के लिए मजबूत दीवारों और द्वारों से घिरे ये भवन साधना, पूजा, धार्मिक शिक्षा एवं भिक्षुओं के निवास स्थान होते हैं। अब देखते हैं देश और उनके निवासी से संबंधित प्रश्नों को। सबसे पहले देखते हैं उत्तरी अमेरिका से संबंधित प्रश्न। ये ओल्ड एनसीईआरटी का चैप्टर है। पहला प्रश्न है इसमें, उत्तर अमेरिका महाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से बताना है कौन सा कथन इसमें से सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ग्रीनलैंड इसी महाद्वीप का भाग है। दक्षिण में यह महाद्वीप भूमि की एक सक्रिय पट्टी के रूप में बदल गया है, जो मध्य अमेरिका कहलाता है। यहाँ पर दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है, इसलिए सही ऑप्शन यहाँ पर इसमें बी होगा। उत्तर अमेरिका, एशिया और अफ्रीका के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह महाद्वीप उत्तर पश्चिम में अलास्का, उत्तर पूर्व में लेब्राडोर तथा दक्षिण में पनामा के मध्य फैला हुआ है। उत्तर पूर्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड इसी महाद्वीप का भाग है, जो वर्तमान में राजनीतिक रूप से डेनमार्क के अधीन है। इस प्रकार कथन तो सही है। दक्षिण में यह महाद्वीप भूमि की एक सक्रिय पट्टी के रूप में बदल गया है, जिसे मध्य अमेरिका कहते हैं। यहाँ उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ता है। वेस्ट इंडीज पश्चिमी द्वीप समूह, जो अनेक द्वीपों का समूह है, इसी महाद्वीप का भाग है। कनाडा के उत्तरी भागों में वायु परिवहन के संदर्भ में बताना है कि कौन सा कथन इसमें से सही है। इन भागों में वायुयान भूमि पर उतरने के लिए प्रायः झीलों और नदियों का प्रयोग करते हैं। इन भागों में शीत ऋतु में वायुयान उतरने के लिए पहिए के स्थान पर बर्फ पर फिसलने वाली तख्तियों का उपयोग करते हैं। तो ये दोनों ही कथन सही हैं, ऑप्शन यहाँ पर सी होगा। कनाडा के सभी प्रमुख नगर वायुमार्गों से जुड़े हैं। कनाडा के उत्तरी भागों में वायुयान भूमि पर उतरने के लिए प्रायः झीलों और नदियों का प्रयोग करते हैं। शीत ऋतु में ये झीलें जम जाती हैं। ऐसे में वायुयान उतरने के लिए पहिए के स्थान पर बर्फ पर फिसलने वाली तख्तियों का उपयोग करते हैं। ऐसे वायुयानों को स्की वायुयान कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में वायुयान झीलों, खाड़ियों और नदियों के जल में उतरते हैं। इस समय इसमें पहियों की जगह पानी में तैरने वाले उपकरण लगे होते हैं, जो वायुयान को पानी में तैराते हैं। निम्नलिखित में से कौन से उत्तर अमेरिका के भौतिक भागों में सम्मिलित हैं? तो इसमें
कनाडियन शील्ड है, अपलेशियन पर्वत या पूर्वी उच्च भूमियां हैं, मध्यवर्ती विशाल मैदान है, पश्चिमी कॉर्डिलेरा या पर्वत श्रेणी है। तो ये चारों हैं, सही ऑप्शन यहाँ पर इसमें डी होगा। उपर्युक्त सभी उत्तर अमेरिका के भौतिक भागों में सम्मिलित हैं। उत्तर अमेरिका को 4 प्रमुख भौतिक भागों में बांटा जा सकता है। ये भाग हैं कैनेडियन शील्ड, अपलेशियन पर्वत या पूर्वी उच्च भूमियां, मध्यवर्ती विशाल मैदान, पश्चिमी कॉर्डिलेरा या पर्वत श्रेणी। कैनेडियन शील्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर हमें गलत कथन बताना है। यह शील्ड कनाडा के संपूर्ण भाग में फैली है, तो पहला वाला गलत है। इसका निर्माण प्राचीन कठोर चट्टानों से हुआ है। सेंट लॉरेंस नदी की निम्न भूमियां इसका दक्षिणी भाग है। इस शील्ड में खनिज संसाधनों का अभाव है। तो इसमें जो गलत पूछा है हमसे, तो पहला और चौथा गलत है, इसलिए सही ऑप्शन यहाँ पर सी होगा। कैनेडियन शील्ड कनाडा के लगभग आधे भाग में फैली है, इसलिए कथन एक गलत है। इसका निर्माण प्राचीन कठोर चट्टानों से हुआ है। निरंतर अपरदन के कारण इसकी ऊंचाई 300 से 400 मीटर से भी कम रह गई है। इसके बड़े भाग में दलदली भूमि और अनेक झीलें हैं। उदाहरण के लिए ग्रेट बियर, विनिपेग तथा ग्रेट लेक्स, सुपीरियर ह्यूरॉन, मिशिगन, इरी व ओंटारियो इसमें प्रमुख हैं। इस शील्ड का उत्तरी भाग वर्ष के अधिकतर महीने बर्फ से ढका रहता है तथा इसके दक्षिणी भाग में ग्रेट लेक्स तथा सेंट लॉरेंस नदी निम्न भूमियां हैं। यह शील्ड बहुमूल्य खनिज संसाधनों का भंडार है। यहाँ सोना, चांदी, लोहा, निकेल, तांबा, प्लेटिनम, रेडियम, कोबाल्ट और यूरेनियम पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से ग्रेट लेक्स के अंतर्गत कौन सी झीलें सम्मिलित नहीं है? इसमें सुपीरियर है, मिशिगन है, इरी है, ग्रेट बियर और ये विनिपेग नहीं है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा जो इसमें शामिल नहीं है वो होगा सी। ग्रेट लेक्स के अंतर्गत आती हैं सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ओंटारियो और इरी। ये टोटल 5 झीलें हैं। विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात स्थित है इरी और ओंटारियो झीलों के बीच। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात इरी और ओंटारियो झीलों के बीच नियाग्रा नदी पर अवस्थित है। यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा दोनों के लिए जल शक्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित अपलेशियन पर्वतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कौन सा कथन इसमें से सही है। यह इस महाद्वीप के दक्षिण पश्चिमी भाग में अवस्थित है। हडसन नदी इन पर्वतों से होकर बहती है। इसमें केवल दूसरा सही है, पहला गलत है। ऑप्शन यहाँ पर डी होगा। अपलेशियन पर्वत इस महाद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में अवस्थित है। इसे पूर्वी उच्च भूमियां भी कहते हैं। हडसन नदी इन पर्वतों से होकर बहती है। इसे इरी नहर के द्वारा ग्रेट लेक्स से जोड़ दिया गया है। इस प्रकार कथन 2 इसमें सही है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मध्यवर्ती विशाल मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कि इसमें से कौन सा कथन इसमें से सही है। पहला कथन है यह इस महाद्वीप की निम्न भूमि का क्षेत्र है। इसके मध्यवर्ती और दक्षिणी भाग में मिसिसिपी, मिसौरी की नदी द्रोणियां फैली हुई हैं। तो इसमें से ये दोनों ही कथन सही हैं, इसलिए सही ऑप्शन यहाँ पर जो हमारा सही होगा वो सी होगा। मध्यवर्ती विशाल मैदान को इस महाद्वीप की निम्न भूमि कहते हैं। यह विशाल मैदान अपलेशियन पर्वत से लेकर रॉकी पर्वत तक फैला है। उत्तर में मैकेंजी नदी के डेल्टा से लेकर दक्षिण में टेक्सास के तटीय मैदानों के छोर तक इसका विस्तार है। इसके मध्यवर्ती और दक्षिणी भाग में मिसिसिपी, मिसौरी नदियों की विशाल निम्न तथा समतल द्रोणियां फैली हुई हैं। इस नदी द्रोणी की मिट्टी बहुत उपजाऊ है, अतः यहाँ कृषि का खूब विकास हुआ है। उत्तर अमेरिका के महाद्वीप के पश्चिमी कॉर्डिलेरा की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? तो ये अलास्का में है। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। पश्चिमी कॉर्डिलेरा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का पश्चिमी भाग है। ये इस महाद्वीप की पूरी लंबाई में उत्तर से दक्षिण तक फैले हैं। कॉर्डिलेरा का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट मैकिनले है। इसका नया नाम देनाली रखा गया है। यह अलास्का में अवस्थित है। उत्तर अमेरिका की अधिकतर नदियां पश्चिमी कॉर्डिलेरा से निकलती हैं। पश्चिमी कॉर्डिलेरा में कुछ समानांतर पर्वत श्रेणियां हैं। इनमें रॉकी पर्वत सर्व प्रमुख है। तटीय श्रेणी तथा सेरा नेवादा इसकी 2 अन्य पर्वत श्रेणियां हैं। नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कौन सा कथन सही है। उत्तर अमेरिका महाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कौन सा सही है। पहला कथन है ग्रेट बेसिन इस महाद्वीप का सबसे बड़ा अंतरा पर्वतीय पठार है। सेंट लॉरेंस नदी तथा ग्रेट लेक्स संसार का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जलमार्ग है। तो ये
दोनों ही कथन सही हैं, सही ऑप्शन यहाँ पर सी होगा। ग्रेट बेसिन इस महाद्वीप का सबसे बड़ा अंतरा पर्वतीय पठार है। यह उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी कॉर्डिलेरा के क्षेत्र में स्थित है। इस पठार की नदियां समुद्र तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए यह अंतःस्थलीय जल निकास का क्षेत्र बन गया है। सेंट लॉरेंस नदी तथा ग्रेट लेक्स विश्व का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जलमार्ग है। कुछ स्रोतों में मिसिसिपी नदी तंत्र भी मिलता है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा के प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्रों से होकर गुजरता है। यह कैनेडियन शील्ड के क्षेत्र में विस्तारित है। सेंट लॉरेंस नदी इस क्षेत्र की मुख्य नदी है, जो अटलांटिक महासागर में गिरती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां उत्तर अमेरिका महाद्वीप से संबंधित नहीं है? तो इसमें अमेजन ये दक्षिण अमेरिका की नदी है। कोलोराडो, मैकेंजी, मिसिसिपी, सेंट लॉरेंस सभी नदियां हैं। क्योंकि इसमें नहीं पूछा है तो ये अमेजन होगा, इसलिए यहाँ पर सही ऑप्शन इसमें ए होगा। कोलोराडो, मिसिसिपी, मैकेंजी और सेंट लॉरेंस नदियां उत्तर अमेरिका महाद्वीप में बहती हैं, जबकि अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की नदी है। कोलोराडो कैलिफोर्निया की घाटी में तथा मिसिसिपी नदी मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। सेंट लॉरेंस नदी अटलांटिक महासागर में, जबकि मैकेंजी नदी आर्कटिक महासागर के व्यूफोर्ट सागर में गिरती है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत उत्तर अमेरिका महाद्वीप से संबंधित है? तो ये है सेरा नेवादा, रॉकी, अपलेशियन, तट श्रेणी, ये चारों हैं। ऑप्शन यहाँ पर डी होगा। उपर्युक्त सभी पर्वत श्रेणियां उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अपलेशियन पर्वत इस महाद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, जबकि तट श्रेणी रॉकी और सेरा नेवादा पश्चिमी कॉर्डिलेरा के भाग हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करके बताना है कौन सा इसमें से सही सुमेलित है। कैनियन क्या होता है? तो बहुत लंबे गहरे दीवार के समान खड़े किनारे वाले महाखंड होते हैं। और गीजर क्या है? तो ये पृथ्वी के आंतरिक भागों की उष्मा से भूमिगत जल उबल जाता है तथा गर्म जल के स्रोतों के रूप में धरातल के ऊपर निकलने लगता है। तो ये दोनों ही यहाँ पर सही सुमेलित हैं, इसलिए सही ऑप्शन सी होगा। बहुत लंबे गहरे तथा दीवार के समान खड़े किनारे वाले महाखंडों को कैनियन कहते हैं। अलास्का और मैक्सिको के पश्चिमी कॉर्डिलेरा में अनेक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। यहाँ पृथ्वी के आंतरिक भागों की उष्मा दरारों से होकर भूमिगत जल को इतना गर्म कर देती है कि वह उबल जाता है तथा गर्म जल के स्रोतों के रूप में धरातल के ऊपर निकलने लगता है। ऐसे गर्म जल के स्रोतों को गीजर कहते हैं। येलोस्टोन नेशनल पार्क, जहाँ प्रसिद्ध ओल्ड फेथफुल गीजर स्थित है, निम्नलिखित में से कहाँ है? तो ये पश्चिमी कॉर्डिलेरा में है। ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। अलास्का और मैक्सिको के पश्चिमी कॉर्डिलेरा में अनेक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। यहाँ पृथ्वी के आंतरिक भाग की उष्मा दरारों से होकर भूमिगत जल को इतना गर्म कर देती है कि वह उबलने लगता है और गर्म जल के स्रोतों के रूप में धरातल पर निकलता है। ऐसे गर्म जल के स्रोतों को गीजर कहते हैं। प्रसिद्ध ओल्ड फेथफुल गीजर इसी पार्क में अवस्थित है। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की जलवायु के संदर्भ में विचार करके बताना है कि इसमें से इन चार कथनों में से कौन सा कथन सही है। इस महाद्वीप की जलवायु दक्षिण में उष्ण तथा उत्तर में शीत है। ठंडी धाराओं के प्रभाव के कारण तटीय क्षेत्र महाद्वीप के आंतरिक भागों की तुलना में अधिक गर्म रहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पश्चिमी तथा मैक्सिको के उत्तर पश्चिमी भाग उष्णकटिबंधीय मरुस्थल हैं। यहाँ तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर घटता है। तो यहाँ पर हमसे सही कथन पूछा है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जलवायु के बारे में। तो इसमें पहला वाला सही है, तीसरा वाला सही है, चौथा वाला सही है। जो दूसरा वाला कथन है ये गलत है, इसलिए सही ऑप्शन यहाँ पर डी होगा। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की जलवायु दक्षिण में उष्ण तथा उत्तर में शीत है। उत्तरी भागों को छोड़कर यहाँ ग्रीष्म ऋतु गर्म रहती है। केवल उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र पश्चिमी उच्च भूमियां बहुत ठंडी हैं। कथन तो गलत है, क्योंकि ठंडी धाराओं के प्रभाव के कारण अटलांटिक तथा प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्र महाद्वीप के आंतरिक भागों की तुलना में कम गर्म रहते हैं। लेकिन दक्षिण से आने वाली गर्म हवाओं के प्रभाव से न्यूयॉर्क जैसे स्थानों में कभी-कभी गर्मी का प्रकोप भी देखने को मिलता है। प्रशांत महासागर के तट पर पछुआ पवनों से पूरे वर्ष भारी वर्षा होती है। पूर्वी मध्य अमेरिका के मध्य उच्च भूमि तथा पश्चिमी द्वीप समूह वेस्ट इंडीज में उत्तर पूर्वी सनमार्गी पवनों से भी वैसे ही भारी वर्षा होती है। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पश्चिमी तथा मैक्सिको के उत्तर पश्चिमी भाग उष्णकटिबंधीय मरुस्थल हैं। यहाँ तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर घटता है। नेक्स्ट है यहाँ की जलवायु। यहाँ की जलवायु बहुत ठंडी
ठंडी और कठोर है। यहाँ शीत ऋतु लंबी होती है तथा 8 से 9 माह तक बर्फ जमी रहती है। यह स्थायी तुषार भूमि का क्षेत्र है अर्थात यहाँ की अवमृदा सदैव जमी रहती है। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की जलवायु के संदर्भ में उपर्युक्त विशेषताएं महाद्वीप के किस भाग से संबंधित है? तो ये टुंड्रा क्षेत्र की विशेषताएं हैं। ऑप्शन यहाँ पर ए होगा। उत्तर अमेरिका महाद्वीप के टुंड्रा क्षेत्र की जलवायु बहुत अधिक ठंडी और कठोर है। यहाँ शीत ऋतु लंबी होती है तथा 8 से 9 माह तक बर्फ जमी रहती है। यहाँ स्थायी तुषार भूमि का क्षेत्र है अर्थात यहाँ की अवमृदा सदैव जमी रहती है। ग्रीष्म ऋतु अपेक्षाकृत शीतल और छोटी होती है। इस अवधि में केवल काई, लाइकेन तथा विशिष्ट प्रकार की घास ही उग पाती है। उत्तर अमेरिका महाद्वीप में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम कौन सा है? तो इसमें उत्तर से दक्षिण की तरफ आपको बताना है तो काई लाइकेन पाई जाती है, इसके बाद शंकुधारी वन आते हैं, इसके बाद मिश्रित वन आते हैं, इसके बाद उष्णकटिबंधीय वन आते हैं। इसलिए सही ऑप्शन यहाँ पर बी होगा। उत्तर अमेरिका महाद्वीप में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है काई लाइकेन, शंकुधारी वन, मिश्रित वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। उत्तर अमेरिका महाद्वीप के आंतरिक भागों में पाई जाने वाली घास भूमियां निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? इसे प्रेयरीज कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। उत्तर अमेरिका महाद्वीप के आंतरिक भागों में पाई जाने वाली घास भूमियां प्रेयरीज नाम से जानी जाती है। प्रेयरीज में लंबी और पौष्टिक घास उगती है। उत्तर अमेरिका महाद्वीप में कैलिफोर्निया के पश्चिमी तट पर निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो ये है भूमध्य सागरीय। ऑप्शन ए सही होगा। उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया के पश्चिमी तट तथा दक्षिण कैलिफोर्निया में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु गर्म और शुष्क तथा शीत ऋतु मृदुल और सामान्य वर्षा वाली होती है। यहाँ के प्रमुख वृक्ष जैतून, चीड़, संतरा, चेरी तथा कार्क ओक हैं। निम्नलिखित में से कौन से उत्तर अमेरिका महाद्वीप की संपन्नता और औद्योगिक विकास के प्रमुख कारण रहे हैं? तो विकास, प्राकृतिक संसाधन, विशाल प्राकृतिक संसाधन, उच्च स्तर की प्रौद्योगिकी का उपयोग, प्रशिक्षित कुशल श्रमिक। तो ये तीनों ही हैं। सही ऑप्शन यहाँ पर इसमें डी होगा। उत्तर अमेरिका महाद्वीप का क्षेत्रफल संसार के कुल क्षेत्रफल का लगभग 16% है। यह सबसे अधिक संपन्न और औद्योगिक दृष्टि से सबसे अधिक विकसित महाद्वीपों में से एक है। इसकी संपन्नता और औद्योगिक विकास के मुख्य कारण हैं विशाल प्राकृतिक संसाधन, उच्च स्तर की प्रौद्योगिकी का उपयोग, प्रशिक्षित कुशल श्रमिक। उत्तर अमेरिका महाद्वीप में उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कौन सा कथन सही है। इसका प्रेरी क्षेत्र गेहूं के उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। यह विश्व का न्यूनतम मक्का उत्पादन करता है। तो यहाँ पर केवल पहला सही है। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। मक्का, गेहूं और जौ उत्तर अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं। कपास, तंबाकू, सोयाबीन और अलसी अन्य प्रमुख फसलें हैं। गेहूं का उत्पादन प्रमुख रूप से कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेरी क्षेत्र में होता है। अतः कथन एक सही है। कपास तथा तंबाकू मुख्य रूप से मिसिसिपी द्रोणी के दक्षिणी भागों में पैदा की जाती है। कथन तो गलत है क्योंकि यह महाद्वीप विश्व का सर्वाधिक मक्का उत्पादन करता है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के 2014 के अद्यतन आंकड़ों के अनुसार उत्तर अमेरिका महाद्वीप में पशुपालन के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सही है। मांस देने वाले पशुओं को अधिक वर्षा वाले भागों में जबकि दुधारू पशुओं को अपेक्षाकृत शुष्क भागों में पाला जाता है। महाद्वीप के आंतरिक भाग में स्थित प्रेरी का विस्तृत घास भूमियां तथा पर्वतीय चारागाहों पर बड़ी संख्या में पशुपालन किया जाता है। तो इसमें केवल दूसरा वाला सही है, पहला गलत है। इसलिए यहाँ पर सही ऑप्शन बी होगा। पहला कथन गलत है क्योंकि दुधारू पशुओं को अधिक वर्षा वाले भागों में जबकि मांस देने वाले पशुओं को अपेक्षाकृत शुष्क भागों में पाला जाता है। यह महाद्वीप गाय के दूध तथा मांस के कुल उत्पादन में विश्व में विशेष स्थान रखता है। इस महाद्वीप के आंतरिक भाग में स्थित प्रेरी की विस्तृत घास भूमियों तथा पर्वतीय चारागाहों पर बड़ी संख्या में गाय, बैल तथा घोड़े पाले जाते हैं। इसलिए कथन तो यहाँ पर सही है। उत्तर अमेरिका महाद्वीप के वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कौन सा कथन इसमें से सही है। शंकुधारी वन मुलायम लकड़ी के बहुत बड़े स्रोत हैं। पर्णपाती वनों की पत्तियां चौड़ी होती हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों से अच्छी किस्म की कठोर लकड़ी मिलती है। तो ये तीनों ही कथन यहाँ पर सही है। इसलिए सही ऑप्शन डी होगा। शंकुधारी वन कनाडा के अधिकांश क्षेत्रों
संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी भागों और पश्चिमी कार्डिलेरा पर फैले हैं। इन वनों में प्रमुख रूप से बाल्सम, देवदार, रेडवुड, डगलस, फर तथा लाल और सफेद चीड़ के वृक्ष पाए जाते हैं। ये मुलायम लकड़ी के बहुत अच्छे स्रोत हैं। कागज, लुगदी, सेलुलोज, राल तथा तारपीन इन्हीं मुलायम लकड़ियों से प्राप्त किए जाते हैं। सेलुलोज का उपयोग रेयान के कपड़े बनाने में होता है। शीतोष्णकटिबंधीय प्रदेश के दक्षिणी भागों में मिश्रित वन है, जिनमें शंकुधारी और पर्णपाती वन आते हैं। पर्णपाती वन अपेक्षाकृत कठोर लकड़ी वाले वन हैं। इन वनों की पत्तियां चौड़ी होती हैं, जिन्हें वे वर्ष में एक बार गिरा देते हैं। इस तरह के वन संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ के प्रमुख वृक्ष मैपल, बांज, बीच, लाल और सफेद स्प्रूस, चीड़ तथा हेमलॉक हैं। सफेद चीड़ और स्प्रूस से अखबारी कागज के लिए लुगदी प्राप्त होती है तथा मैपल के मीठे रस से चीनी बनाई जाती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन दक्षिण मेक्सिको तथा मध्य अमेरिका के देशों में पाए जाते हैं। इन वनों में बहुत भारी वर्षा होती है तथा तापमान सदैव ऊंचा रहता है। इससे अच्छी किस्म की कठोर लकड़ी मिलती है। कठोर लकड़ी उत्तम कोटि के सिगारों के बक्से बनाने में तथा भवन निर्माण में काम आती है। इन वनों में ताड़, महोगनी, लाखवुड नामक वृक्ष पाए जाते हैं। उत्तर अमेरिका महाद्वीप के खनिज के संदर्भ में विचार करके बताना है कौन सा कथन इसमें से सही है। विश्व में खनिजों के सबसे बड़े भंडारों में से एक कैनेडियन शील्ड है। सोना मुख्यतः कनाडा के ओंटारियो से निकाला जाता है। तो यहाँ पर दोनों ही कथन सही हैं। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। कैनेडियन शील्ड विश्व के सबसे बड़े खनिज भंडारों में से एक है। यहाँ निकेल, लौह अयस्क, सोना, प्लेटिनम और तांबे के निक्षेप पाए जाते हैं। सुपीरियर झील का क्षेत्र उत्तर अमेरिका में उच्च कोटि के लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है तथा पश्चिमी कॉर्डिलोरा में भी तांबे के विशाल भंडार हैं। सोना मुख्यतः कनाडा के ओंटारियो से निकाला जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वप्रथम तेल कुआं निम्नलिखित में से कहाँ खोदा गया? पेंसिल्वेनिया में। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे पहला तेल कुआं पश्चिमी पेंसिल्वेनिया में 1859 ईस्वी में खोदा गया था। मेक्सिको की खाड़ी तथा अटलांटिक महासागर के तटीय भागों में बृहत मात्रा में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस निकाला जाता है। उत्तर अमेरिका महाद्वीप के जल परिवहन मार्गों के संदर्भ में विचार करके बताना है कौन से कथन सही हैं। मिसिसिपी और सेंट लॉरेंस नौ संचालन के योग्य बड़ी नदियां हैं। पनामा नहर प्रशांत और अटलांटिक महासागरों को जोड़ती है। तो ये दोनों ही कथन सही हैं। ऑप्शन यहाँ पर सी होगा। मिसिसिपी और सेंट लॉरेंस नौ संचालन के योग्य बड़ी नदियां हैं। सेंट लॉरेंस नदी और ग्रेट लेक्स का जलमार्ग संसार के सबसे व्यस्त अंतरस्थलीय जलमार्गों में से एक है। पनामा नहर प्रशांत और अटलांटिक महासागरों को जोड़ती है। इस नहर का व्यापारिक और सामरिक महत्व है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी छोर पर अवस्थित है? तो रॉकी पर्वत, अपलेशियन पर्वत, कैस्केड श्रेणी, सिएरा नेवादा श्रेणी, माउंट हिटने शिखर। इनमें से संयुक्त राज्य अमेरिका के जो पूर्वी क्षेत्र पर स्थित है ये है अपलेशियन पर्वत। केवल दूसरा होगा सही, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका को भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है। पश्चिमी कार्डिलेरा, मध्यवर्ती निम्न भूमियां और पूर्वी उच्च भूमियां। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी छोर पर अवस्थित पूर्वी उच्च भूमियों को ही अपलेशियन पर्वत